नमस्कार। अब तक की सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस त्यौहार। यह कहना है भिवानी के एसडीएम संदीप अग्रवाल का। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि स्थानीय भीम स्टेडियम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सोमवार को स्थानीय डीआरडीए सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए एसडीएम संदीप अग्रवाल ने बताया कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन सुबह 9:58 बजे समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि का आगमन होगा तथा मुख्य अतिथि 10 बजे राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण करेंगे। उन्होंने बताया कि समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों के माध्यम से सरकार की विकास परक योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। परेड, पीटी शो व सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। परेड में पुलिस के अलावा एनसीसी, होमगार्ड व छात्राओं की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। वहीं एसडीएम ने गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास व भव्य बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग व शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह के दौरान परेड, पीटी शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सही से तैयारी करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि समारोह स्थल पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। इसी प्रकार से पूर्व की भांति शहर में रोहतक रोड, हासी रोड, महम रोड व अन्य प्रमुख मार्गों पर बने प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को समारोह स्थल पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं सहित एम्बुलेंस का प्रबंध करने, दमकल विभाग को अग्निशमन की गाड़ी की व्यवस्था करने, जन स्वास्थ्य विभाग को पेयजल की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, नगर परिषद को समारोह स्थल पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी के उपलक्ष्य में आज मीटिंग रखी गई थी कि भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इनके मुख्य अतिथि का तो अभी फाइनलाइज हरियाणा सरकार द्वारा किया जाएगा, उसके लिए अवगत करवा दिया जाएगा। बाकी सभी डिपार्टमेंट्स को उनकी ड्यूटियां बता दी गई हैं कि किनको क्या क्या अरेंजमेंट करना है, क्या वो सफाई की व्यवस्था हो या बिजली की या पानी की व्यवस्था हो, साथ में क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की व्यवस्था हो कि जो भी कल्चरल प्रोग्राम होंगे, परेड्स होंगी, झांकियाँ होंगी और जो भी इसमें हो 26 जनवरी को, जिससे कि सभी बहुत उत्साहपूर्वक बनाएं और सिंसियरिटी के साथ अपना काम करें, जिससे कि हर वर्षों की भांति इस साल भी बहुत उत्साहपूर्वक नेशनल फेस्टिवल मनाया जा सके। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाणा लाडनपुर में 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई के प्राचार्य प्रवीण ठकराल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर बच्चों को अनेक विधाओं में निपुण होने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स दिए तथा उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सर्दी की छुट्टियों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चल रहे 5 दिवसीय कैंप के अंतिम दिन राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुई के प्राचार्य को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को न केवल स्किल डेवलपमेंट के सर्टिफिकेट दिए बल्कि उन्हें अपना भविष्य मजबूत करने के टिप्स भी दिए। वहीं प्राचार्य अनिल सांगवा ने उनका स्वागत किया और कहा कि शिक्षा विभाग के आदेश पर 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, जिसमें छात्राओं को विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को निखारा गया है। वहीं मुख्य अतिथि सुई के राजकीय स्कूल के प्राचार्य प्रवीण ठकराल ने कहा कि बच्चों को सरकार आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ताकि जब वे अपनी पढ़ाई पूरी कर ले तो वे स्वयं के रोजगार स्थापित करें। मेरा नाम अंकिता है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाणा लाडनपुर की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में 2 से लेकर 6 तारीख तक लाइफ स्किल डेवलपमेंट का कैंप लगा हुआ था, जिसमें हमने बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी। मैं हमारे शिक्षा विभाग से यह मांग करती हूँ कि ऐसे कैंपों का समय समय पर आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे हमें अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो। ग्रामीण परिवेश की ये लड़कियां हैं, इनको बाहर जाने का जैसे मौका नहीं मिलता है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सर ने बताया कि बहुत अच्छे प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। जैसे हेल्थ एक्सपर्ट आए हैं, ब्यूटिशियन आए हैं, तो ये ऐसे प्रोग्राम होने से बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। क्या मानते हैं? डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि बच्चों को बहुत सीखने का मिलता है। जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स है, वो गांव की लड़कियां हैं, वो अपने यहाँ पे शुरू भी कर सकती हैं, आगे इसको और भी सीख सकती हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है इनको।
मेरा नाम वंशिका है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाना लाडनपुर की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में 2 तारीख से लेकर 6 जनवरी तक एक लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप का आयोजन किया गया था, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहा। और इस कैंप में मैंने पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी जो मुझे आगे चलकर लाइफ में भी बहुत साथ दे सकती हैं और जो मुझे बहुत काम आ सकती हैं। इसमें मैंने अलग अलग तरह की कुकिंग करना सीखा, अलग अलग तरह की रेसिपी बनानी सीखी, कुछ और मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसमें मैंने ब्यूटी टिप्स भी सीखी और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हमारी एक मैडम आई हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी हमें हेल्थ के बारे में टिप्स दी और इसमें मैंने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी जो कि मुझे आगे चलकर बहुत काम आ सकती हैं। इसलिए मैं अपने स्कूल के सभी टीचर्स, हमारे प्राध्यापक, हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये भिवानी ज़िले में 10 स्कूलों को सिलेक्ट किया गया था और 2 से 6 तारीख तक ये 5 डेज़ कैंप था स्किल डेवलपमेंट का। और ये क्या है, जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से एक सराहनीय कदम था और इससे क्या है, लड़कियों को कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। हमने हमारे स्कूल में क्या है, विभिन्न एक्सपर्ट को बुलाया था हेल्थ के और ब्यूटिशियन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो बच्चों ने क्या है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और ये जैसे मैं शिक्षा विभाग से ये आग्रह करूँगा कि इस तरह के कैंप खास करके लड़कियों के लिए क्या है, लगातार लगते रहें, ताकि लड़कियों को अपने जीवन में क्या है, नया सीखने का आयाम मिले। और ये काफ़ी लाभप्रद रहा है जैसे कैंप, खास करके क्या है लड़कियों के लिए। क्योंकि जैसे एक ही प्लेटफार्म पर कई चीज़ें सीखने का अवसर प्रदान होता है। और हम ये आशा करते हैं कि भाई समय समय पर क्या है, शिक्षा विभाग इस तरह के कैंप लगाता रहे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं इनको क्या और बेहतर सीखने का मौका मिले। रजनी, पीजीटी इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी ढाना लाडनपुर। जिस प्रकार से जो स्किल डेवलपमेंट का जो कार्य है, आपके स्कूल में भी जो है 5 दिन का कैंप लगा था, क्या मानती हैं इस तरह के कैंपों से कितना इससे प्रभाव बच्चों पड़ता को है? बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। पढ़ाई के दौरान तो हम सिर्फ पढ़ाई सिखा पाते हैं, लेकिन बच्चों को लाइफ में कैसे वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इनमें हम उनको जानकारी दे सकते हैं, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपना और पार्ट टाइम जो भी कुछ ऐसा स्किल डेवलप कर सके जिसमें वो इंटरेस्ट हो, जिसमें उनकी रुचि हो और अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। माना जा सकता है कि बच्चों को फ़ायदा तो होता ही है, क्योंकि लाइफ स्किल डेवलपमेंट हम क्लास के दौरान तो करवा नहीं सकते। जैसे बोर्ड की क्लासें चल रही हैं, तो इसमें बच्चों को निसंदेह बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं। जैसे हेल्थ से आई एक डॉक्टर आई, उन्होंने बच्चों को हाइजीनिक का सिखाया। एक पेंटिंग के लिए बच्चों को पेंटिंग कैसे की जाती है ये सिखाया। तो तरह तरह की चीज़ें सिखाई गई, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जाग जाता है और बच्चों की जो क्वेरी होती है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, उनको इस कैंप के दौरान जानकारी मिलती है। कड़ाके की ठंड से बच्चे व बुजुर्ग नागरिक करे अपना बचाव, केवल धूप निकलने पर ही घर से निकले बाहर, यह कहना है भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य का। वहीं उन्होंने आम नागरिकों से श्वास तथा अन्य बीमारी से बचने के लिए खान पान व शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की। सोमवार को स्थानीय स्थित चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड के मौसम में बच्चों व बुजुर्ग ठंड से बचकर रहे तथा धूप निकलने पर ही घर से बाहर जाएं। वहीं उन्होंने आम जन को भी रेस्पिरेटरी डिजीज से बचकर रहने की अपील की। वे कहा कि सभी व्यक्ति अपने खान पान का उचित रूप से ध्यान रखें व शारीरिक गतिविधियां घर पर ही अवश्य करें। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आज सिविल अस्पताल में ACS डायरेक्टर और MD NHM द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई थी, जिसमें टीकाकरण आदि से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। व एनीमिया जैसे रोग को खत्म करने के लिए हरी सब्जियां, प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह भी दी गई। आज हमारी वर्चुअल मीटिंग थी, जिसमें ACS डायरेक्टर और MD NHM ने हमारे 11 से लेकर के 12:30 बजे तक विषय लिए, जिसमें दिशा निर्देश दिए गए कि मीजल का टीकाकरण है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, इसमें सुधार करना है। रूटीन इम्यूनाइजेशन है, उसमें सुधार करना है। एनीमिया मुक्त भारत के तहत जितने भी बच्चे हैं 0 से लेकर के 15 साल तक और जितने एज ग्रुप के हैं, उनका सभी का स्टेटस मालूम होना चाहिए और जिसको जरूरत पड़े तो उसको आयरन की दवाई देनी चाहिए। और हमने खान पीन में भी सुधार करना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ों खाने से हमें HB का जो सुधार है वो हो सकता है, जैसे कि हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट हैं। हरी सब्जियां में पालक है, बथुआ है, सरसों का साग है। ये हमारी इसमें आयरन की कंटेंट, जैगरी है, गुड़ है, इसमें आयरन की कंटेंट ज़्यादा होती है। दूसरा हमें प्रोटीन डाइट है, जैसे कि दूध है, लस्सी है, पनीर है, सोयाबीन की है, दालें हैं, ये इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए ताकि
आयरन और प्रोटीन दोनों मिल करके हम जो है HB बनाने में सहायता होती है। अगर मान लो कि किसी का ये डाइट खाने से भी उसका एनीमिया ठीक नहीं होता और सीवियर टाइप का है, तो उसको हमें ये 17 नंबर, 18 नंबर, 21 नंबर बच्चों के डॉक्टर को दिखा करके उसको हम सारी कंप्लीट हीमोग्राम करवाते हैं, बोन मैरो करवाते हैं, सभी इलाज इसका उपलब्ध है। सर्दी का मौसम है, इसमें बच्चे और बूढ़ों को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि जब धूप निकले, जब भी बाहर से निकलें और अपने शरीर को ढक कर रखें, फ्रूट डाइट लें, गर्म पानी पिएं, सूप पिएं। जितने भी हमारे आज जो कोल्ड शीत लहर चल रही है, इसका यही है कि एज ग्रुप के जो बड़े हैं और छोटे बच्चे हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करके रखना है। दूसरा, ये जो इस समय में जो बीमारियां बढ़ जाती हैं, जैसे कि एक्यूट एक्जर्बेशन अस्थमा है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, COPD है, स्ट्रोक के मरीज बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के मरीज बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कम हो जाती है और हम खान पीने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वो हम हेल्दी खाना खाएं, ज़्यादा फ्लूइड लें और घर में भी अपने बॉडी को वार्म अप करके रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ रखें, तो जिससे कि हमारा जो सर्दी का जो समय है, इसमें जो पेशेंटों की जो संख्या बढ़ती है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। बवानीखेड़ा कस्बे के जीताखेड़ी गांव के रेलवे स्टेशन के पास शनिवार को एक 35 वर्षीय युवक ने स्वयं पर तेल छिड़ककर आग लगाते हुए आत्महत्या कर ली। इस बारे में जांच अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे पहचान के लिए जिला सामान्य अस्पताल में रखवा दिया है। वहीं जांच अधिकारी मनोज यादव ने बताया कि रविवार सुबह उन्हें औरंगनगर सरपंच के माध्यम से सूचना मिली थी कि जीताखेड़ी रेलवे स्टेशन नजदीक एक युवक ने पेट्रोल छिड़क आग लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पर बवानीखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची व जली अवस्था में मिले शव के शिनाख्त के प्रयास में जुटी है और आसपास में शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक युवक की उम्र तकरीबन 35 वर्ष है। उन्होंने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम करवाकर चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में रखवा दिया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इसकी पहचान है तो वे बवानीखेड़ा पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस ने इस मामले में अपनी आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल सूचना प्राप्त हुई जीताखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास एक अनोन आदमी ने खुद की आग लगा के आत्महत्या कर ली है। जब वहाँ पहुँचे थे, जो उसकी उम्र करीब 35-40 साल की उम्र है और जिसका आज पोस्टमार्टम GH भिवानी में करवाया जाकर और इसको 72 घंटे के लिए शिनाख्त के लिए रखा जाएगा। इसने हेल्थी शरीर है, 8 फुट शरीर है और लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच है और नीचे ग्रे रंग की पजामी पहन रखी है इसने। तो पूरी घटना किस प्रकार घटी और क्या कार्रवाई की? 174 की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ये कल जीताखेड़ी रेलवे स्टेशन के पास अपने खुद के पेट्रोल से आग लगा ली थी, इसने बयान हुई है। औरंगनगर के सरपंच द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी और जिस पे 174 की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और 72 घंटे के लिए GH भिवानी में शिनाख्त के लिए रखा गया है। अगर किसी को भी इसकी सूचना बारे कोई शिनाख्त बारे कोई पता चले तो थाना बवानीखेड़ा से संपर्क करें या फिर इधर बवानीखेड़ा में संपर्क करें या GH भिवानी से संपर्क करें। मैं ड्यूटी से यहाँ से अपने हेडक्वार्टर टूल बॉक्स पे जा रहा था। मैंने देखा यहाँ से नीचे उतरा तो इस अनजान व्यक्ति ने आग लगा रखी है। तो मैंने स्टेशन को सूचना दी। स्टेशन का कर्मचारी राजेश और मैं दोनों ने उसको मतलब मिट्टी डाल के आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उस दौरान दम तोड़ दिया था। क्या नाम आपका? राजेश कुमार। क्या कार्य करते हो? पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़ी विभिन्न विभागीय यूनियंस ने सोमवार को प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं भिवानी में सभी कर्मचारियों ने स्थानीय उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी लंबित पड़ी विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश प्रवक्ता जयवीर नाफरिया व उप प्रधान सूरजमल लेघा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2004 तथा प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में कर्मचारियों की पेंशन यह तर्क देकर बंद की गई थी कि कर्मचारियों को पेंशन देने से सरकार के खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसलिए सरकार नई पेंशन नीति लागू कर रही है जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्त पर बहुत पैसा मिलेगा और अच्छी पेंशन भी मिलेगी। लेकिन सरकार की ये दावे
दावे पूरी तरह से हवा हो गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों की मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में निवेश कर दी, जिससे सिर्फ शेयर मार्केट में पूंजीपतियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लागू की गई नई पेंशन नीति के तहत कर्मचारियों को केवल 1000 से 5000 रुपए पेंशन मिल रही है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है। वहीं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला प्रधान ओमबीर राणा, जिला महासचिव मास्टर सज्जन सांगा व कोषाध्यक्ष राजेश जांगड़ा ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो वे हर माह आंदोलन करेंगे तथा फरवरी व मार्च माह में मंडल स्तर पर पुनः प्रदर्शन करते हुए मांगों का ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा। यदि फिर भी सरकार नहीं चेती तो 9 अप्रैल को कर्मचारी नेताओं द्वारा अंबाला में बैठक होगी, जिसमें आगामी संघर्ष की रूपरेखा तैयार कर सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया जाएगा। कर्मचारियों ने कहा कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो भाजपा को हराने का काम करेंगे और फिर भाजपा का हरियाणा में हिमाचल जैसा हाल होगा। मैं ओमबीर राणा, जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज ये प्रोग्राम हमारा डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन देंगे। 5 सूत्री मांग पत्र जो हमारी राज्य केंद्रीय कमेटी ने के आह्वान पर आज का ये प्रोग्राम है। डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन, इसमें पुरानी पेंशन को लागू करना, एस ग्रेशिया पॉलिसी को पुरानी एस ग्रेशिया पॉलिसी को लागू करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा और जो ये आयोग बनाया है कौशल रोजगार, इसको निरस्त करना। इन 5 मुद्दों के ऊपर हम डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। फिर भी सरकार नहीं चेतती है तो इसके बाद में कमिश्नरी पर हिसार में प्रदर्शन होगा और उसके बाद में अम्बाड़ा को 25 तारीख को अम्बाड़ा को मेरे एक रैली का आयोजन किया जाएगा। उसमें अगली जो रणनीति होगी वो वहाँ अम्बाड़ा में 25 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा या अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। इन सब पर वहीं से आगाज होगा। मैं सूरजमल गया उप प्रधान स्टेट हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज का जो ये विधिवत प्रोग्राम हमारा जो चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, हरियाणा केंद्रीय कर्मचारी जो हमारा महासंघ है उसने जो फैसला लिया कि भाई जो कर्मचारियों की लंबित मांगे हैं वो डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास भेजनी है, ताकि सरकार गूंगी बेरी जो बनी हुई है इसकी जो है ना नींद खुल जाए। क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों की डिमांड है, पूरे प्रदेश के कर्मचारी, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, रोजगार कौशल जो ये चलाया है इसको बंद करने की बात है। ये ढेर सारी डिमांड हमारी पेंडिंग है, तो इस नोटिस के माध्यम से हम जो है ना सरकार के पास भेजने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज यहाँ हमें एकत्रित हुए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तो उसके अगर सरकार फिर भी सुध नहीं लेती है तो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी जो भी फैसला हमारे बीच में सौंपेगी हम उसको पूर्ण रूप से फूल चढ़ाकर प्रदेश में जो है ना आंदोलन करने का काम करेंगे। और जो भी औद्योगिक अशांति का माहौल अगर होगा उसकी जिम्मेवार प्रदेश की। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ का पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है, जिसमें क्योंकि हमने हमारा मांग पत्र कई बार सरकार के पास भेज चुके हैं, लेकिन सरकार उदासीन रवैया अपना रही मांगों के प्रति। इसलिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने स्टेट की बैठक करके फैसला लिया है कि आज सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया जाएगा। अगर फिर भी सरकार नहीं जागी तो फरवरी और मार्च में कमिश्नरी लेवल पर धरना प्रदर्शन करते हुए दोबारा ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद 9 अप्रैल को अम्बाड़ा में पूरे स्टेट के नेताओं की कन्वेंशन बुला करके आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके आगामी 11 जनवरी तक भिवानी में शीतलहर व घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड बनी रहने की है पूरी संभावना। यह कहना है कृषि विज्ञान केंद्र स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवी लाल का। वहीं उन्होंने बताया कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते तापमान के और गिरने की संभावना बनी हुई है। सोमवार को कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी 2023 तक शीतलहर, घना कोहरा व ठंड की स्थिति बने रहने की संभावना है। इस अवधि के दौरान अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है तथा हवा की गति 4.8 से 10.3 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। वहीं मौसम को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीतलहर की स्थिति के कारण उर्वरकों की अनुशंसित खुराक के साथ गेहूं की फसल की समय पर सिंचाई करें तथा नियमित रूप से अपने खेत की निगरानी करें। सरसों की फसल में समय से सिंचाई करें और फसल को शीतलहर की स्थिति से बचाएं। वे अपने पशुओं को भी ठंड में बचाकर रखें। साथ ही उन्होंने कोहरे की स्थिति में आमजन को वाहन चलाते समय या किसी भी वाहन से निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी।
तो अभी जैसे पिछले दिनों से लगातार धुंध की और ठंडे मौसम की स्थिति बनी हुई है, उसी के चलते जो अभी 8 तारीख में जो तापमान था वो दिन का तापमान अपने न्यूनतम स्तर पे आके 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और रात्रि तापमान है वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के तक जो टेम्परेचर रहता है उसको हम चिलिंग टेम्परेचर मानते हैं। तो उसमें जो अपने छोटे पौधे हैं, नर्सरी के पौधे हैं या जो बागवानी के हैं, उनमें चिलिंग इंजरी होने की संभावना बनी रहती है। तो इसमें किसान भाइयों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें अगर कहीं पानी की आवश्यकता है तो हल्का पानी लगाएं, और अगर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है आसपास तो हल्का कोई जो कोई घास फूस है थोड़ा मोटा, वो कई जगह छोटी छोटी ढेरियाँ बनाकर थोड़ा धुआं कर दें ताकि उसकी एक लेयर ऊपर बन जाएगी। ज़्यादा कचरा जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो भी उस कंडीशन में ज़रूरत है जब आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं है और पाला पड़ने की जो संभावना रहती है वो जब दिन में तेज़ हवा चले और शाम को अचानक हवा रुक जाए, उस अवस्था के अंदर रात्रि में पाला जमने की संभावना रहती है। वो रात में 12 से 4 बजे के दौरान पाला जमता है। तो उस दिन अगर अचानक हवा रुकती है तो और मौसम साफ़ हो तो उस कंडीशन में हम या तो उस दिन हल्की सिंचाई कर दें, और अगर सिंचाई की व्यवस्था न हो तो उसमें हल्का धुआं जो है कर दे, तो ताकि उसे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ जाता है। और जो छोटे पौधे हैं जैसे बागवानी के हैं, नर्सरी के हैं, तो उन पौधों को आप मूंज की टाट से या कोई घास फूस से ढककर भी उनको पाले से बचा सकते हैं। 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो उनका राइज हो जाता है, उससे पाले से वो बच जाते हैं। और अभी जो धुंध है वो डेंस टू वेरी डेंस फॉग है, तो इस धुंध की स्थिति के अंदर किसान भाई सावधानी से घर से बाहर निकलें, अपने खेत के आते जाते समय इस धुंध में लापरवाही न बरतें। और इसके साथ साथ पशुओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी ये जो ठंड है उससे बचने के लिए गर्म कपड़े पहनने की, सुबह शाम जो है वो अपने घरों में रहने की और ज़रूरत के अनुसार ही बाहर निकलने की हिदायत दी जाती है। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है उस हिसाब से आगे मौसम कब तक? अभी तक जो मौसम है, एक 10 तारीख में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक लाइट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, लेकिन उससे इस भिवानी रीजन में कोई ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह अगले 5 दिनों के दौरान ठंड के साथ साथ धुंध की स्थिति बनी रहने की संभावना है और आगे जो है वो भी ऐसी स्थिति रहेगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।